वेलकम टू शिक्षा बिहार। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं। टॉपिक है भोजन के घटक। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो सीधा साइंस की किताबों से है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी थाली में जो कुछ भी है वो हमारे शरीर के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और ये नजरिया बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम भोजन को सिर्फ खाना नहीं बल्कि ईंधन और निर्माण सामग्री की तरह देखते हैं तो हमारी पसंद, हमारा चुनाव सब कुछ बदल सकता है। सही बात है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए तथ्य याद करना नहीं हुआ। नहीं, ये तो उन तथ्यों को अपनी जिंदगी से जोड़ना हो गया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जरूरत से। किसी भी मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, एनर्जी। और हमारे सोर्स बताते हैं कि इसके लिए दो मुख्य खिलाड़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। आलू, चावल, गेहूं, शकरकंद, ये तो हमारी डाइट का बेस है। इन्हें खाते ही शरीर में जैसे एक जान सी आ जाती है। हाँ। और इसकी एक वजह है, एक साइंटिफिक वजह। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए रेडी टू यूज एनर्जी हैं। रेडी टू यूज? हाँ, जैसे ही हम इन्हें खाते हैं हमारा पाचन तंत्र इन्हें ग्लूकोज में तोड़ देता है। अच्छा, ग्लूकोज में? और ये ग्लूकोज खून में मिलकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है और उन्हें तुरंत काम करने की शक्ति देता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल वही बात। सोर्स में स्टार्च की मौजूदगी जांचने के लिए एक आयोडीन टेस्ट का भी जिक्र है। हाँ, वो स्कूल वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, किसी खाने पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालो और अगर रंग नीला काला हो जाए तो मतलब उसमें स्टार्च है। ये बताता है कि कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। जैसे चीनी वो सिंपल कार्ब है, तुरंत घुल जाती है, लेकिन आलू या चावल में जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। अच्छा। शरीर को उसे तोड़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए रोटी या चावल खाने के बाद काफी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ऊर्जा धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तेजी से एनर्जी तो मिल गई, लेकिन मान लीजिए हमें लंबे समय तक ऊर्जा बचानी हो, जैसे फोन की बैटरी, तो शरीर के पास भी अपना एक पावर बैंक है। हाँ है। और शायद यहीं पर दूसरा खिलाड़ी यानी वसा या फैट मैदान में आता है। आपने सही पकड़ा। सोर्स कहता है कि समान मात्रा में वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है। बिल्कुल, और इसका टेस्ट तो और भी मजेदार है। हाँ, बस खाने को कागज पर रगड़ो और अगर तेल का धब्बा दिखा तो फैट मौजूद है। हाँ, और ये शरीर के सर्वाइवल मैकेनिज्म से जुड़ा है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? कैसे? सोचो, हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि अगला भोजन कब मिलेगा, तो शरीर ने एक बहुत स्मार्ट सिस्टम बनाया। क्या? कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिली उसे तुरंत इस्तेमाल करो। हाँ। और जो बच गई उसे स्टोर कर लो। हाँ, उसे सबसे कॉम्पैक्ट रूप में यानी वसा में बदलकर भविष्य के लिए जमा कर लो। अरे वाह, हमारा शरीर आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। बिल्कुल, कि पता नहीं कल खाना मिलेगा या नहीं, तो चलो आज की एक्स्ट्रा कैलोरी को फैट बनाकर स्टोर कर लो। एकदम सही। आज खाना आसानी से मिलता है, पर शरीर का वो पुराना सॉफ्टवेयर अभी भी चल रहा है। तभी जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं तो शरीर उस अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में जमा करने लगता है। यही तो मोटापे की जड़ है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि सभी फैट्स बुरे नहीं होते। अच्छा। हाँ, शरीर को कुछ जरूरी काम करने के लिए, जैसे विटामिन को सोखने के लिए, अच्छे वसा की जरूरत भी होती है, जो हमें नट्स और बीजों से मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने अपनी मशीन के लिए ईंधन का इंतजाम कर लिया। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा और वसा से बैकअप पावर। लेकिन चलती हुई मशीन में टूट फूट भी तो होती है। जाहिर है। तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? और अगर शरीर को बढ़ाना हो तो नया सामान कहाँ से आएगा? मुझे लगता है यहीं पर प्रोटीन की एंट्री होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ईंधन है तो प्रोटीन ईंट और सीमेंट है। ईंट और सीमेंट? अच्छा। इसीलिए तो इसे शरीर वर्धक भोजन यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हमारे बाल, नाखून, त्वचा, मांसपेशियां सब कुछ प्रोटीन से ही बनते हैं। और चोट लगने पर भी? हाँ, जब हमें चोट लगती है तो नई कोशिकाओं को बनाकर उस घाव को भरने का काम भी प्रोटीन ही करता है। सोर्स मटेरियल में प्रोटीन टेस्ट को बीपीएससी के लिए VVI बताया गया है, बहुत जरूरी। हाँ, वो बैंगनी रंग वाला टेस्ट। जी, जिसमें खाने के पेस्ट में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की बूंदें डाली जाती हैं। और अगर रंग बैंगनी हो गया तो प्रोटीन की मौजूदगी पक्की है। ये बैंगनी रंग एक तरह से सर्टिफिकेट है कि हाँ, इस खाने में शरीर को बनाने वाला सामान है।
और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड नाम की छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। कुल 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 एसेंशियल यानी जरूरी होते हैं। जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए क्योंकि हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इन्हें हमें भोजन से ही लेना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। हम सुनते हैं कि दालों और सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, और दूध, अंडे, मांस, मछली में भी। क्या पौधे से मिलने वाला प्रोटीन और जानवर से मिलने वाला प्रोटीन एक ही जैसा काम करता है, या उनमें कोई फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन जैसे दूध, अंडा या मांस कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। कंप्लीट प्रोटीन? हाँ, क्योंकि उनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड सही अनुपात में होते हैं। अच्छा। वहीं ज्यादातर पौधों से मिलने वाले प्रोटीन इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब उनमें किसी न किसी जरूरी अमीनो एसिड की कमी होती है। तो फिर? लेकिन इसका एक बहुत सरल उपाय है जो हमारी भारतीय थाली में सदियों से मौजूद है। क्या है वो? दाल और चावल का कॉम्बिनेशन। दाल चावल? अच्छा, वो कैसे? देखिए, चावल में जिस अमीनो एसिड की कमी होती है वो दाल में भरपूर होता है, और दाल में जिसकी कमी होती है वो चावल में मिल जाता है। तो जब हम दाल और चावल को साथ खाते हैं तो वे दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बना देते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये हमारी पारंपरिक बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही है। मतलब हमारी मशीन का इंजन और ढांचा तो तैयार है, लेकिन इसे बीमारियों जैसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच, एक एंटीवायरस सिस्टम भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए। और मुझे लगता है यहीं पे विटामिन्स और मिनरल्स की भूमिका आती है। एकदम सही। विटामिन्स और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म क्यों? सूक्ष्म इसलिए क्योंकि शरीर को इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में, लेकिन इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये शरीर के रेगुलेटर और प्रोटेक्टर है। सोर्स में विटामिन ए, सी और डी का जिक्र है। विटामिन ए आंखों के लिए, सी रोगों से लड़ने के लिए, और डी हड्डियों के लिए। एक दिलचस्प बात ये बताई गई है कि विटामिन सी गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। हाँ। इसका मतलब अगर हम सब्जियों को बहुत ज्यादा भून या उबाल दें तो हम अनजाने में ही एक जरूरी पोषक तत्व को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। पकाने से भोजन सुपाच्य बनता है, लेकिन ज्यादा पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो एक संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए सलाद या भाप में पकी सब्जियां खाना एक अच्छा विकल्प है। एक और बात, क्या ये सच है कि कुछ विटामिन शरीर में जमा हो सकते हैं और कुछ नहीं? मैंने फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के बारे में सुना है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल? हाँ, इसका मतलब है कि शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर सकता। अतिरिक्त मात्रा मूत्र के जरिए बाहर निकल जाती है। तो इन्हें रोज खाना पड़ेगा? रोज। वहीं दूसरी तरफ विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील मतलब फैट सॉल्युबल होते हैं। अच्छा। हमारा शरीर इन्हें फैट टिश्यू और लिवर में जमा करके रख सकता है। तो इसका मतलब विटामिन ए, डी, ई, के की कमी जल्दी नहीं होगी, पर अगर ज्यादा ले लिया तो शरीर में जमा होकर नुकसान भी कर सकते हैं। एकदम सही। और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, वो बहुत गंभीर हो सकती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून आता है, और डी की कमी से रिकेट्स जिसमें बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। ये दिखाता है कि शरीर का संतुलन कितनी छोटी-छोटी चीजों पर निर्भर है। विटामिन्स की तरह ही खनिज लवण यानी मिनरल्स भी हैं। सोर्स में आयोडीन, कैल्शियम और आयरन का उदाहरण दिया गया है। जी। आयोडीन की कमी से घेंघा, कैल्शियम से हड्डियां कमजोर और आयरन की कमी से अनीमिया। हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती है या बहुत थकान लगती है। और अक्सर हम इसे काम का बोझ समझकर टाल देते हैं। हाँ। लेकिन ये शरीर का सिग्नल हो सकता है कि खून में आयरन की कमी हो रही है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि हमारी रक्तवाहिकाएं शरीर की सड़कें हैं और हीमोग्लोबिन वो डिलीवरी ट्रक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर हर कोशिका तक पहुंचाता है। और उस ट्रक को बनाने का सबसे जरूरी सामान है आयरन। बिना आयरन कोई ट्रक नहीं, कोई डिलीवरी नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमें थकान महसूस होती है। तो हमारी मशीन को चलाने के लिए ईंधन हो गया, मरम्मत के लिए सामान हो गया और सुरक्षा के लिए एंटीवायरस भी लग गया। अब क्या बचा? हाँ। क्या सिर्फ ये पोषक तत्व ही काफी हैं? सोर्स में 2 और चीजों का जिक्र है, आहारी रेशे यानी वृक्षांश और जल। जी।
ये बात मुझे सबसे अजीब लगी। हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं और फिर एक ऐसी चीज आती है जो शरीर को कोई पोषण ही नहीं देती। पर उसके बिना काम भी नहीं चलता। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे गाड़ी चलाने के लिए सड़क की सफाई करने वाला भी उतना ही जरूरी है जितना पेट्रोल। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। वृक्षांश या फाइबर पाचन तंत्र के लिए ठीक वही काम करता है। कैसे? ये पचता नहीं है, इसलिए ऊर्जा भी नहीं देता, लेकिन ये अपने साथ पानी सोखकर मल को भारी बनाता है, जिससे वो आंतों से आसानी से गुजर जाता है। ओह! ये पाचन तंत्र के लिए एक क्लीनिंग ब्रश की तरह काम करता है, जो अंदर सब कुछ साफ करते हुए आगे बढ़ता है और कब्ज जैसी समस्याओं को रोकता है। और अब आते हैं सबसे बुनियादी चीज पर, जल यानी पानी। इसके बिना तो कोई मशीन चल ही नहीं सकती। जल को हम अक्सर भूल जाते हैं, पर यह शायद सबसे जरूरी घटक है। सही बात है। हमारा शरीर 70% पानी ही तो है। ये पोषक तत्वों को अपने अंदर घोल लेता है ताकि खून उन्हें शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा सके। ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और सबसे जरूरी, ये शरीर में बने जहरीले पदार्थों को घोलकर उन्हें मूत्र के रास्ते बाहर निकालता है। मतलब ये शरीर का ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दोनों है। बिल्कुल। इसके बिना बाकी सारे पोषक तत्व बेकार हैं, क्योंकि वे अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि एक संतुलित आहार का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी थाली में इन सभी घटकों को, ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले, सुरक्षा देने वाले और सहायक, इनको सही मात्रा में शामिल करना। बिल्कुल। ना किसी चीज की कमी हो, ना किसी की अधिकता। और ये जानना कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, हमें अपने भोजन को लेकर ज्यादा जागरूक बनाता है। ये सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक जरूरी टूल किट है। तो आज की चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब अपनी थाली देखें तो उसे सिर्फ भोजन के रूप में ना देखें, उसे एक प्रयोगशाला के रूप में देखें। अपनी थाली के इंजीनियर बने। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी दाल, चावल, सब्जी और सलाद में कौन-कौन से घटक हैं और वे आपके शरीर रूपी मशीन के किस पुर्जे को चलाने, बनाने या बचाने वाले हैं?